नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। बदलाव यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन दुर्भाग्य से देश के राजनेताओं ने परिवर्तन को एक राजनीतिक नारा बना दिया है जो हर चुनाव में उछाला जाता है। और अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के लिए परिवर्तन महज एक सपना भर है, जिसे वो देखता तो है, जिसे वो चाहता तो है, लेकिन जिस तक पहुंच नहीं पाता। यूं तो लोकतंत्र में जो ताकत है, लोकतंत्र में ताकत आम जनता के हाथ में होती है, लेकिन आम जनता सत्ता तो बदलती है पर व्यवस्था को बदलने का जो सपना है उसका वो कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि सत्ता में जो भी आता है, सत्ता में बदलाव होते हैं, लेकिन व्यवस्था जो है बदल नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि व्यवस्था को कौन बदलेगा? क्या इस सिस्टम में व्यवस्था को बदलने का कोई स्कोप है? जी हां, बिल्कुल स्कोप है। बदलाव आ सकता है, व्यवस्था बदल सकती है, सिस्टम को बदला जा सकता है, बदल सकते हैं आप और हम। ताकत हमारे पास है, और जबकि आपके पास आरटीआई है यानी कि सूचना का अधिकार है, तो यह परिवर्तन करना, यह बदलाव लाना अब आपके लिए और आसान हो गया है। यह जरूर है कि इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इंदौर के एक डॉक्टर ने कैसे संघर्ष किया और कैसे सिस्टम में बदलाव किया, इस हफ्ते हम आपको यही दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे हो रहा है देश भर में आरटीआई का असर। तो जानने का हक में आज हम बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल की। जी हां, क्लिनिकल ट्रायल जो है मेडिकल प्रोफेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। कोई भी दवा आम आदमी तक पहुंचे उससे पहले उस पर परीक्षण होना, उसका परीक्षण होना बहुत जरूरी है। लेकिन देश में इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल को लेकर एक बहस छिड़ गई है। वो बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि अखबारों में कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई जिससे यह बात साबित होती है, जिससे यह बात सामने आई कि दरअसल क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर जो भारतीय नागरिक हैं उनको एक तरह से गिनी पिग बना दिया गया है। उन पर जो है परीक्षण हो रहे हैं और बिना किसी गाइडलाइन के हो रहे हैं, और इस परीक्षण में देश के बहुत सारे नागरिकों की मौत भी हो रही है। तो आज हम यही मसला उठाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल का मसला उठाएंगे और कैसे आरटीआई से मामला सामने आया, तो किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल के मामले में परिवर्तन आ रहा है, सिस्टम में बदलाव आ रहा है, यही हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, परिचय करा दूं जो हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी.आर. राय साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डी.आर. राय आपका यहाँ आने के लिए। डॉक्टर डी.आर. राय जी सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो इससे पहले कि हम डॉक्टर राय से क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर बात करें, विस्तार से इसको और समझने की कोशिश करें, ये जाने कि वो परिवर्तन जो हो रहे हैं देश में वो क्या है, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा मसला जो है ये फोकस में कैसे आया, लाइमलाइट में कैसे आया। ये पूरा मसला फोकस में आया तब जबकि इंदौर के एक युवा डॉक्टर ने आरटीआई लगाई, और आरटीआई से देश के सामने यह जानकारी आई कि पिछले 4 साल में देश में करीब करीब 2000 से ज्यादा मौतें ऐसे लोगों की हुई हैं जिनके ऊपर दवाओं का परीक्षण हो रहा था, क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन 2000 में से महज करीब 2 दर्जन लोगों को उनकी मौत के बाद मुआवजा मिला। तो कैसे यह मामला प्रकाश में आया, यह हम दिखा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत भारत में 1990 से हुई, लेकिन 2005 से यह ट्रायल समानांतर किया जाने लगा है। विश्व भर में इन्वेस्टिगेटर हों या डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक, सभी सबसे सुरक्षित और बेहतर उपचार की खोज करते चले आ रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल के अलावा नई दवाइयों का परीक्षण करने का कोई और साधन नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल के बिना दवाइयां मरीजों के लिए बाजार में नहीं उतारी जा सकती। क्लिनिकल ट्रायल को लेकर जो देश भर में कोहराम मचा है, उसकी शुरुआत इंदौर से हुई थी। उस कोहराम के बाद पार्लियामेंट में सवाल उठे, विधानसभा में सवाल उठे, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो ड्रग ट्रायल है, जो क्लिनिकल ट्रायल है, इसको अमानवी करार दिया। डॉक्टर आनंद राय ने जब आरटीआई डालकर क्लिनिकल ट्रायल की हकीकत जानने की कोशिश की तो परीक्षण के नाम पर अमानवी और दर्दनाक दृश्य सामने उभर कर आया। आरटीआई से आए जवाब से देश भर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, डीजीसीआई सब पर उंगलियां उठने लगी कि आखिर इतना बड़ा गोरखधंधा कैसे चल रहा था। मेरे द्वारा अन्य डिपार्टमेंट्स की जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि करीब 5-6 डिपार्टमेंट्स में यहाँ बड़े
भारी पैमाने पर ट्रायल्स चल रहे हैं। आपने आरटीआई कहाँ कहाँ डाली? आरटीआई मैंने मुख्यतः जो आरटीआई डाली वो मेडिकल कॉलेज इंदौर, एमवाई हॉस्पिटल और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में ये गैर कानूनी तरीके से किए जाने की वजह से लोगों को क्लिनिकल ट्रायल से नुकसान पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां भी भारत में आकर अपनी दवाओं का परीक्षण करती हैं और किसी एथिक कमेटी की अनुमति के बगैर ये क्लिनिकल ट्रायल करती हैं। सिर्फ इंदौर शहर में 3000 क्लिनिकल ट्रायल हुए, जिनमें 1600 ट्रायल बच्चों पर किया गया। 81 मामले दुष्परिणाम के सामने आए और 16 मौतों का भागीदार रहा गलत तरीके से किया गया क्लिनिकल ट्रायल। यहाँ पर करीब 3500 से ज़्यादा मरीजों पर ट्रायल किया गया, जिसमें 1800 से ज़्यादा बच्चे थे और 81 लोगों पर अत्यंत गंभीर दुष्प्रभाव हुए, जिसमें 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रायल हुए हैं, जहाँ कम से कम 10 मौतें रिपोर्ट की गई हैं और इंदौर एक तरीके से ड्रग ट्रायल की राजधानी बन गया है। खेल पैसों का है। दवा कंपनियां और डॉक्टरों की सांठगांठ किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आरटीआई ने तो अपना हक अदा कर दिया है, अब बारी आपकी है। सोचिएगा जरूर और इस पर आरटीआई डालिएगा जरूर। 2375 लोग मारे गए ड्रग ट्रायल को लेकर। इंदौर इसमें काफ़ी बड़ा, इंदौर शहर ने काफ़ी बड़ा रोल रहा है। काफ़ी मामले सामने आए, 81 लोगों के मामले सामने आए हैं और डीसीजीआई जो है उसने भी, वो उसका काम है कि वो इंस्पेक्शन करे जहां ड्रग ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन इन 7 सालों में उसने सिर्फ 17 बार इंस्पेक्शन किया, वो भी 9 बार जब कंप्लेन हुई तब इंस्पेक्शन किया, सिर्फ 8 बार उसने अपनी तरफ से पहल की। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। अरविंद चतुर्वेदी के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, इंदौर। तो ये थी इंदौर से रिपोर्ट। और डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट में तो हमने देखा लोगों के दुख दर्द कैसे उजागर हुए क्लिनिकल ट्रायल को लेकर आरटीआई से, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे लोगों को चिंता होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है अगर इतनी खराब चीज है तो इसको बंद हो जाना चाहिए, पर मेडिकल के लिए कितना जरूरी है ये पहले बताइए आप। देखिए, जहाँ तक क्लिनिकल ट्रायल का सवाल है, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और ये इसके बिना कोई भी नया मॉलिक्यूल मार्केट में आ ही नहीं सकता। और अगर नई नई खोजें नहीं होंगी, नए नए उसके एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाए, ट्रायल नहीं की जाएगी, तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति को, किसी भी जनता को हम वो दवाई देने लायक हो ही नहीं सकते। तो क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत ही अहम चीज़ है और उसके बिना साइंस आगे बढ़ नहीं सकती, ये आज की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, क्लिनिकल ट्रायल के नाम के ऊपर जो गिनी पिग्स का शब्द यूज़ किया जाता है हमारी भारतीय जनता के लिए, हमें उसका बहुत दुख है। क्योंकि कई वक्त के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल के अंदर एक प्रिंसिपल है कि आप जिस चीज़ की भी ट्रायल कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप जांच कर रहे हैं, उसके बारे में आप आम जनता को या उस व्यक्ति विशेष को जिसके ऊपर ट्रायल की जा रही है उसको विस्तार से बताइए। देखिए, हमने एक बार ये अपने मेडिकल फोरम से भी ये बात कही कि अगर सपोज करो कोई ट्रायल, आदमी अपने आप को कहता है कि मैं ट्रायल के लिए तैयार हूं, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको उसी लैंग्वेज में कंसेंट देनी चाहिए। अगर वो कंसेंट उस लैंग्वेज में नहीं है, वो नहीं समझता, तो जो उसका घर का कोई रिश्तेदार है उसको बुलाइए, उससे साइन कराइए, उसको पढ़ के बताए कि देखो भैया, मैं तेरे को ये ऊपर ट्रायल करूंगा, तेरे को साथ ऐसा भी हो सकता है, उसकी कंसेंट लीजिए। अगर बीवी ट्रायल के आई है तो हस्बैंड की लीजिए, हस्बैंड ट्रायल के लिए आया तो उसकी बीवी से लीजिए। पर डॉक्टर साहब, ये नहीं हो रहा तो सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार, पिछले एक दशक में अगर हम देखें तो जो क्लिनिकल ट्रायल है वो हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। बहुत सारी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो भारत में आ रही हैं, ये काम कर रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भारतीय डॉक्टर भी इन्वॉल्व है। तो मोटे तौर पर आप क्या इन कंपनियों को जिम्मेदार मानते हैं? ये मानते हैं कि हमारे यहाँ नियम कायदे नहीं है, इसमें सरकार की थोड़ी सी कमी है, या फिर आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जो हैं वो भी जो है बिना बताए ऐसे कर देते हैं, वो भी? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बातों से बहुत सहमत हूं। अगर वो डॉक्टर अपने मरीज को जिसके ऊपर ट्रायल कर रहा है नहीं बताता, वो दोषी है। हमारे पास ट्रायल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास बहुत पावर है, जिस पावर को वो यूज नहीं करते। वो आगे जाके हर चीज को, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, एक ट्रायल की कंपनी, एक ट्रायल ड्रग आई, ड्रग ने उस अपने रेगुलेटरी से, आईसीएमआर से उसको लिया, उसके बाद रजिस्ट्री में बनने के बाद उन्होंने कहा कि फलाने हॉस्पिटल के अंदर होगी। उस हॉस्पिटल की सारी चीजें उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को पता होनी चाहिए कि वो इस लायक है या नहीं।
उनको कुछ पता नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी आगे किसी डॉक्टर को दे देती है, आगे डॉक्टर अपने 50 बंदे पकड़ लाता है, उनको दवाई खिलाता है, एक रिपोर्ट बना के देता है। इस प्रकार से चीजें गलत हो रही हैं। जी, इंदौर की हमने आपको जो कहानी दिखाई, हमने आपको बताया कि कैसे इंदौर में एक डॉक्टर ने जो है आरटीआई लगाई और इस पूरे मामले को देश के सामने जो है लेकर आए, और जब ये देश के सामने आए तभी इस पर चर्चा बहस शुरू हुई है। और इसके बारे में और जानने के लिए हम सीधा हमारे संवाददाता संतोष के पास चलते हैं। संतोष चौधरी, आप इंदौर गए, आपने पूरी खबर पे जो है जांच की, डॉक्टर से मिले आप और आपने ये बताया कि कैसे पूरा मामला उजागर हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर आनंद राय को दरअसल ये आरटीआई लगाने का ख्याल जो है ये क्यों आया, उनको क्यों लगा कि इस पूरे मामले में आरटीआई लगा के जो है आंकड़े सामने लाए जाएं? जी बिल्कुल अशोक जी, जानने का की टीम जब इंदौर पहुंची तो काफ़ी दुखद पहलू नज़र आए। और जो हमारे डॉक्टर आनंद राय हैं, ये पेशेवर डॉक्टर हैं और ये जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो अपने ही विभाग में इन्होंने देखा कि जो मरीज आते थे, जो जिनके अंडर में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, जो एचओडी थे, वो एचओडी का वो जो मरीज आते थे उनका कुछ खास ख्याल रखते थे, आने जाने का, ऑटो का किराया, पैसा। तो ये वो जिज्ञासा हुई कि आखिर क्या है, ऐसी क्या बात है कि जो ये मरीज आ रहे हैं इस पर एचओडी साहब इतना मेहरबान है। तो वो साथ ही काम करते, तो धीरे धीरे जानकारी जब इकट्ठा की तो पता चला कि इन मरीजों पर ड्रग ट्रायल हो रहा है और उन्हें बताया भी नहीं गया। यहाँ तक कि जो एचओडी थे वो कभी कभी अपने विभाग से नर्स और डॉक्टर भी भेज दिया करते थे कि कहीं कुछ रिएक्शन तो नहीं है। फिर डॉक्टर आनंद राय ने डीजीसीआई और इंदौर मेडिकल कॉलेज और अपने विभाग में भी आरटीआई लगाई। संतोष, आरटीआई लगाना, जरूर हम कह रहे हैं आरटीआई का असर होता है और हम कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन जो है आम आदमी कर सकता है, आरटीआई उसके पास आरटीआई लगा के कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए संघर्ष खूब करना पड़ता है। डॉक्टर राय ने भी जो इसके लिए काफी संघर्ष किया होगा। आरटीआई से उनकी लड़ाई कैसी रही, क्या काफी मुश्किलात उनको पेश आई सामने? जी अशोक जी, काफी मुश्किल दौर रहा है डॉक्टर आनंद राय का, क्योंकि बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये जो मामला है, जिस शब्द से हम पहले परिचित ही नहीं थे कि क्लिनिकल ट्रायल या ड्रग ट्रायल, वो अचानक इतना सुर्खियों में आ गया है। तो जवाब देना, तो पहले आवेदन में तो जवाब नहीं मिला, प्रथम अपील गए, सीआईसी तक गए, दिल्ली से जब केंद्रीय सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी से कहा तब जो थोड़े बहुत जवाब मिले। फिर वो उन जवाबों को आधार बनाकर, उस समय विधानसभा चल रही थी, तो कुछ नेताओं से सवाल उठाए गए। फिर सारा मामला आरटीआई और विधानसभा से उठाए गए सवालों से जो जानकारी आई, उससे पता चला कि इंदौर जैसे छोटा शहर या बड़ा शहर कहें, छोटे शहर में 3000 से ज्यादा ड्रग ट्रायल हुए। बिल्कुल, और इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं दिया था, लेकिन आरटीआई जब आई तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने जो है आंकड़ा दिया, बताया कि कितने जो हैं दरअसल इस तरह के ड्रग ट्रायल जो है क्लिनिकल ट्रायल जो है देश में हो रहे हैं और कितनों में जो है अनियमितता पाई गई। तो इसके असर की बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपने हमें ये जानकारी दी। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि आरटीआई से कैसे परिवर्तन आ सकता है, तो हमने आपको ड्रग ट्रायल के कई पहलुओं के बारे में बताया, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके मामले में कैसे बदलाव आ रहा है। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद जो है सरकार भी जो है सतर्क हुई और सरकार ने अब कहा है कि जल्द ही एक कानून लाया जाएगा और वो कड़ा कानून होगा और उसमें क्लिनिकल ट्रायल को लेकर जो है कड़े मापदंड बनाए जाएंगे। और इस बीच जो है गुलाम नबी आजाद, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में इस बात को स्वीकार किया कि देश में कुछ अनियमितताएं आई हैं क्लिनिकल ट्रायल के मामले में और सरकार उसमें कुछ नई गाइडलाइंस बना रही है। किस तरह की गाइडलाइंस हैं, किस तरह से कानून आने वाला है, इसको हम दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल दुबे की इस रिपोर्ट में। क्लिनिकल ट्रायल में अक्सर अनियमितता की शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों ने सरकार का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरकार ने ट्रायल को और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके अनुसार किसी भी दवा का ट्रायल कर रही कंपनी या उसके नुमाइंदे की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। अब ट्रायल के दौरान होने वाली मौत या लगने वाली चोट की स्थिति में सारा दारोमदार कंपनी पर होगा। उसे एथिक्स कमेटी के सामने 30 दिन के अंदर यह साबित करना होगा कि मौत या चोट दवा की ट्रायल की वजह से नहीं हुई है। यदि 30 दिन के अंदर कंपनी यह साबित नहीं कर पाती है, उसे एथिक्स कमेटी द्वारा तय मुआवजा 60 दिन के अंदर उस व्यक्ति को देना होगा जिसके ऊपर दवा का ट्रायल किया गया है, और पूरे मामले को अधिकतम 90 दिनों के अंदर सुलझा लेना होगा। साथ ही 12 नए दवा सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। यह समितियां क्लिनिकल ट्रायल के नए प्रस्ताव की जांच करेगी। इन समितियों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हर प्रस्ताव इस शर्त पे पास किए जाएंगे कि मौत या चोट की स्थिति में कंपनी या उसके प्रतिनिधि उस व्यक्ति के पूरे इलाज का खर्च वहन करेंगे और साथ ही मुआवजा भी देंगे। इस बात की जानकारी सहमति पत्र में भी दी जाएगी। मौत या चोट की स्थिति में जो मुआवजा दिया जाएगा उसकी जानकारी ड्रग कंट्रोलर जनरल के कार्यालय को देनी जरूरी होगी। सहमति पत्र में सुधार के लिए भी नियमों में संशोधन किए गए हैं।
अब सहमति पत्र में व्यक्ति जिस पर ट्रायल होना है का पता, योग्यता, पेशा और वार्षिक आय का ब्यौरा भी दर्ज करना होगा। इन नए नियमों और गाइडलाइंस को तो अधिसूचित किया ही गया है, साथ ही सरकार क्लिनिकल ट्रायल के लिए कड़े कानून लाने के बारे में सोच रही है। उम्मीद है इन सब कदमों से क्लिनिकल ट्रायल में पारदर्शिता के एक नए दौर की शुरुआत होगी।